Can you see anything? Yes, wonderful things. This is the story of a young king. His reign was short, and he had no time to leave many traces. But with the passing of time, his name would not be forgotten. Tutankhamun. After 3 weeks of digging, we raised the coffin. Tutankhamun shows the power of Egypt. È una leggenda epica. Tutankhamun is a magical feeling. The Curse of Tutankhamun. To speak the name of the dead is to make them live again. हेलो दोस्तों, हिस्ट्रिकल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम तूतनखामुन के टॉपिक पे बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और अगर आपका चैनल नया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तूतनखामुन या तूतनखामेन लगभग 1341 ईसा पूर्व लगभग 1323 ईसा पूर्व एक प्राचीन मिस्र का फिरौन था जिसने प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के अंत में लगभग 1332 to 1323 ईसा पूर्व शासन किया था। तूतनखातेन के रूप में जन्मे वह संभवतः अखेनातेन के पुत्र थे जिन्हें केवी मम्मी माना जाता है। उनकी मां की पहचान डीएनए परीक्षण के माध्यम से केवी 35 में दफन छोटी महिला के रूप में की गई थी। वह अपने पति की सगी बहन थी। तूतनखामुन अपने पूर्ववर्तियों स्मेंकारे और नेफरनेफेरुअटेन के छोटे शासनकाल के बाद लगभग 9 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। उसने अपनी सौतेली बहन एंखेसेन पाटन से विवाह किया, जो संभवतः उसकी 2 नवजात बेटियों की मां थी। अपने शासनकाल के दौरान उसने प्राचीन मिस्र के धर्म के पारंपरिक बहुदेववादी रूप को पुनर्स्थापित किया तथा एटेनिज्म नामक धार्मिक बदलाव को समाप्त किया। उसके दान और पंथों की पुनर्स्थापना स्टेला पर दर्ज किया गया। थीप्स में गॉड अमुन के पंथ को प्रमुखता से बहाल किया गया और शाही जोड़े ने अपने नाम बदलकर तूतनखामुन और एंखेसेनमुन रख लिए, जिसमें एटेन प्रत्यय को बदल दिया गया। इसके अतिरिक्त उसने शाही दरबार को अखेनाटेन की राजधानी अमरना से हटाकर मेम्फिस वापस ले आया। उसने मितानी के साथ राजनयिक संबंध फिर से स्थापित किए और नूबिया और निकट पूर्व में सैन्य अभियान चलाए। तूतनखामुन अपने जीवन काल में देवता के रूप में पूजे जाने वाले कुछ राजाओं में से एक था। युवा राजा ने संभवतः राजाओं की घाटी में एक शाही मकबरे और उसके साथ एक शवगृह मंदिर का निर्माण शुरू किया था, लेकिन उनकी मृत्यु के समय दोनों ही अधूरे थे। तूतनखामुन की मृत्यु अप्रत्याशित रूप से लगभग 18 वर्ष की आयु में हुई। उसका स्वास्थ्य और उसकी मृत्यु का कारण बहुत बहस का विषय रहा है। 2012 में यह सुझाव दिया गया था कि मलेरिया और पैर के फ्रैक्चर के संयोजन से उसकी मृत्यु हो गई। उसके शाही मकबरे के अधूरे होने के कारण उसे उसके उपयोग के लिए अनुकूलित एक छोटे से गैर शाही मकबरे में दफनाया गया था। उसके बाद उसके वजीर ने शासन किया। जब वह राजा बना तो संभवतः एक बूढ़ा व्यक्ति था। आय का शासनकाल छोटा था। उसके बाद तूतनखामुन के सेनापति होरेमहेब ने शासन किया। होरेमहेब के अधीन पारंपरिक प्राचीन मिस्र के धर्म की बहाली पूरी हुई। आय और तूतनखामुन के निर्माणों को हड़प लिया गया और पहले के अमरना काल के शासकों को मिटा दिया गया। आधुनिक समय में तूतनखामुन को 1922 में अपने मकबरे केवी 62 की खोज के लिए जाना जाता है, जिसे ब्रिटिश मिस्र के विद्वान हॉवर्ड कार्टर के नेतृत्व में एक टीम ने खोजा था, जिसे ब्रिटिश अभिजात जॉर्ज हर्बर्ट ने प्रायोजित किया था। यद्यपि प्राचीन काल में इसे लूटा गया था, लेकिन इसने अपनी अधिकांश मूल सामग्री को बरकरार रखा, जिसमें राजा की अछूती मम्मी भी शामिल थी। इस खोज को दुनिया भर के प्रेस कवरेज मिले। 5000 से अधिक कलाकृतियों के साथ इसने प्राचीन मिस्र में नए सिरे से सार्वजनिक रुचि को जन्म दिया, जिसके लिए तूतनखामुन का मुखौटा, जो अब मिस्र के संग्रहालय में संरक्षित है, एक लोकप्रिय प्रतीक बना हुआ है। उनके खजाने का कुछ हिस्सा अभूतपूर्व प्रतिक्रिया के साथ दुनिया भर में यात्रा कर चुका है। मिस्र की सरकार ने 1961 से पर्यटन की अनुमति दी। खुदाई में शामिल कुछ व्यक्तियों की मृत्यु को उनकी परिस्थितियों की समानता के कारण लोकप्रिय रूप से फिरौन के अभिशाप के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।
तूतनखामुन का जन्म मिस्र के 18वें राजवंश के अमरना काल के दौरान अखेनातेन के शासनकाल में हुआ था। उनका मूल नाम तूतनखातेन या तूतनख्वातेन था, जिसका अर्थ है एटन की जीवित छवि। प्राचीन मिस्र के धर्म में बदलाव को दर्शाता है, जिसे एटनिज्म के रूप में जाना जाता है, जो अखेनातेन के शासनकाल की विशेषता थी। उनके माता पिता के बारे में बहस होती है क्योंकि वे जीवित शिलालेखों में प्रमाणित नहीं हैं। वह निश्चित रूप से एक राजकुमार था, क्योंकि हर्मोपोलिस के एक खंडित शिलालेख में तुतनख्वातेन को राजा के बेटे के रूप में संदर्भित किया गया है। आमतौर पर उसे अखेनाटेन या उसके उत्तराधिकारी स्मेंकारे का पुत्र माना जाता है। तूतनखामुन के शासनकाल के शिलालेखों में उसे अखेनाटेन के पिता अमेनहोटेप तृतीय का पुत्र माना गया है, लेकिन यह तभी संभव है जब अखेनाटेन के 17 साल के शासनकाल में उसके पिता के साथ एक लंबा सहशासन शामिल हो। एक संभावना है जिसका कई मिस्र के विद्वानों ने एक बार समर्थन किया था, लेकिन अब इसे छोड़ दिया जा रहा है। उनकी मां को अखेनाटेन की मुख्य पत्नी नेफ्रतिति या अखेनाटेन की बेटियों मेरिटेटन या मैकेटेटन होने का सुझाव दिया गया है। तूतनखामुन को माया नाम की एक महिला ने दूध पिलाया था, जिसे साक्कारा में उसकी कब्र से जाना जाता है। डीएनए परीक्षण से उनके पिता की पहचान कब्र केवी 55 की मम्मी के रूप में हुई, जिन्हें अखेनाटेन माना जाता है, और उनकी मां द यंगर लेडी के रूप में कब्र केवी 35 में गुप्त एक अनाम मम्मी थी। उनके माता पिता पूर्ण भाई बहन थे, दोनों अमेनहोटेप तृतीय और उनकी मुख्य पत्नी टीए की संतान थे। द यंगर लेडी की पहचान अज्ञात है, लेकिन वह नेफ्रतिथि नहीं हो सकती क्योंकि उसे अखेनाटेन की बहन के रूप में नहीं जाना जाता था। हालांकि मार्क गबोल्डे और एडन डोडसन जैसे शोधकर्ताओं का दावा है कि नेफ्रतिथि वास्तव में तूतनखामुन की मां थी। डीएनए परिणामों की इस व्याख्या में आनुवंशिक निकटता भाई बहन की जोड़ी के कारण नहीं है, बल्कि पहले चचेरे भाई की शादी की 3 पीढ़ियों का परिणाम है। बच्चे। जब तूतनखातेन राजा बना तो उसने अखेनातेन की बेटियों में से एक अंकेसेनपाटन से शादी की, जिसने बाद में अपना नाम बदलकर अंकेसेनमुन रख लिया। उसने 2 बेटियों को जन्म दिया, जो जन्म के समय या उसके तुरंत बाद मर गईं और उनकी कब्र में उसके साथ दफना दी गईं। 2011 में प्रकाशित कंप्यूटेड टोमोग्राफी अध्ययनों से पता चला है कि एक बेटी गर्भावस्था के 5-6 महीने में समय से पहले पैदा हुई थी और दूसरी पूर्ण अवधि 9 महीने में। डीएनए परीक्षण ने सुझाव दिया है कि अनाम मम्मी केवी 21 उनकी मां है, लेकिन डेटा सांख्यिकीय रूप से इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उसे उसकी एकमात्र झांत पत्नी अंकेसेनमुन के रूप में सुरक्षित रूप से पहचाना जा सके। तूतनखामुन की मृत्यु ने 18वें राजवंश के शाही वंश के अंत को चिह्नित किया। वंशावली और जनसंख्या समानताएं। 2020 में प्रकाशित एक आनुवंशिक अध्ययन से पता चला है कि तूतनखामुन के पास हैप्लोग्रुप YDNA-R1 था, जिसकी उत्पत्ति पश्चिमी एशिया में हुई थी और जो आज आधुनिक यूरोपीय लोगों के आनुवंशिक पूल का 50 से 60% हिस्सा बनाता है, और एमएटीडीएनए के, जिसकी उत्पत्ति निकट पूर्व में हुई थी। वह इस Y हैप्लोग्रुप को अपने पिता केवी 55 मम्मी अखेनाटेन और दादा अमेनहोटेप तृतीय के साथ साझा करता है, और उसका एमटीडीएनए हैप्लोग्रुप उसकी माँ द यंगर लेडी, उसकी दादी तीए और उसकी परदादी थुया के साथ है। तूतनखामुन और अमेनहोटेप तृतीय के प्रोफाइल अधूरे थे और विश्लेषण ने समवर्ती एलील परिणाम होने के बावजूद अलग अलग संभावना के आंकड़े तैयार किए, क्योंकि इन दोनों मम्मियों के केवी 55 मम्मी के साथ संबंधों की पहले के एक अध्ययन में पुष्टि की जा चुकी थी। 2022 में SOY कीता ने 8 शॉर्ट टेंडेम लोकी STR डेटा का विश्लेषण किया, जो मूल रूप से हवास एट अल द्वारा 2010 और 2012 के अध्ययनों में प्रकाशित किया गया था। इनमें से पहले अध्ययन में न्यू किंगडम की 11 शाही मम्मियों के बीच पारिवारिक संबंधों की जांच की गई थी, जिसमें तूतनखामुन और अमेनहोटेप तृतीय शामिल थे। साथ ही संभावित विरासत में मिले विकारों और संक्रामक रोगों की भी जांच की गई थी। इनमें से दूसरे अध्ययन ऊपर वर्णित में रामेसेस तृतीय के Y हैप्लोग्रुप और आनुवंशिक रिश्तेदारी और डीर एल बहारी के शाही कैश में उसके साथ दफन एक अज्ञात व्यक्ति की जांच की गई थी। कीता ने इन अध्ययनों के STR डेटा का विश्लेषण एक एल्गोरिदम का उपयोग करके किया, जिसमें केवल 3 विकल्प हैं: यूरेशियन, उप सहारा अफ्रीकी और पूर्वी एशियाई। हालांकि कीता ने चेतावनी दी कि इसका मतलब यह नहीं है कि शाही मम्मियों में अन्य संबद्धता की कमी थी, जिसके बारे में उन्होंने तर्क किया कि टाइपोलॉजिकल सोच में इसे छिपाया गया था। कीता ने आगे कहा कि अलग अलग डेटा और एल्गोरिदम अलग अलग परिणाम दे सकते हैं, जो जैविक विरासत और संबंधित व्याख्या की जटिलता को दर्शाता है। शासन।
तूतनखामुन 8 से 9 साल की उम्र के बीच फिरौन बन गया अखेनाटेन के उत्तराधिकारियों स्मेंखकारे और नेफरनेफ्रुआटेन के छोटे शासनकाल के बाद। यह अनिश्चित है कि स्मेंखकारे का शासन अखेनाटेन से अधिक समय तक चला। अब माना जाता है कि महिला शासक नेफरनेफ्रुआटेन अखेनाटेन की मृत्यु से कुछ समय पहले सहशासक बन गई थी और उसके बाद कुछ समय तक शासन करती रही। सिंहासन पर बैठने पर तूतनखामुन ने नेबखेपरूर नाम से सिंहासन संभाला। उसने लगभग 9 वर्षों तक शासन किया। तूतनखामुन के शासनकाल के दौरान वजीर का पद ऊपरी और निचले मिस्र के बीच विभाजित था। ऊपरी मिस्र के लिए मुख्य वजीर उसरमोंटू था। पेंटजू नामक एक अन्य व्यक्ति भी वजीर था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह किस भूमि का था। यह पूरी तरह से झांत नहीं है कि तूतनखामुन के उत्तराधिकारी अय ने वास्तव में यह पद संभाला था या नहीं। केवी 58 से एक सोने की पन्नी का टुकड़ा यह संकेत देता है, लेकिन निश्चित रूप से नहीं, कि अय को मात के पुजारी के रूप में संदर्भित किया गया था। साथ ही वजीर मात का कर्ता की उपाधि भी दी गई थी। यह उपाधि नियमित वजीर द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान्य विवरण में फिट नहीं होती है, लेकिन एक अनौपचारिक उपाधि का संकेत दे सकती है। ऐसा हो सकता है कि अय ने वजीर की उपाधि का अभूतपूर्व तरीके से उपयोग किया हो। मनेथो नामक एक मिस्र के पुजारी ने प्राचीन मिस्र का एक व्यापक इतिहास लिखा है, जिसमें उन्होंने औरस नाम के एक राजा का उल्लेख किया है, जिसने 36 वर्षों तक शासन किया, और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम एसेनचेरेस था, जिसने 12 वर्षों तक शासन किया, और उसका भाई राथोटिस, जिसने केवल 9 वर्षों तक शासन किया। अमरना शासक सूची में केंद्रीय है, लेकिन कौन सा नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति से मेल खाता है, इस पर शोधकर्ताओं के बीच सहमति नहीं है। औरस और एसेनचेरेस की पहचान होरेमहेब और अखेनातेन और राथोटिस की पहचान तूतनखामुन से की गई है। ये नाम अलग अलग क्रम में स्मेंखकारे, अमेनहोटेप तृतीय, अय और अन्य के साथ भी जुड़े हुए हैं। दिव्य पद धारण करने वाले फिरौन को लोगों और देवताओं से जोड़ने के लिए सिंहासन पर बैठने के समय उनके लिए विशेष उपाधियां बनाई गईं। प्राचीन मिस्र के नाम भी किसी के गुणों को प्रदर्शित करने और उन्हें स्थलीय क्षेत्र से जोड़ने का काम करते थे। होरस नाम से शुरू होने वाले सदियों में 5 नाम विकसित किए गए थे। तूतनखामुन के मूल नाम तूतनखातेन में नेबटी नामजे या गोल्ड फाल्कन नाम की ये नहीं जुड़ा था, क्योंकि पूरे 5 नाम प्रोटोकॉल के साथ कुछ भी नहीं मिला है। धार्मिक राजनीतिक प्रतिवाद। तूतनखातेन के शासनकाल की शुरुआत में शाही दरबार अभी भी अमरना में स्थित था, और उसकी कब्र से मिले साक्ष्य से पता चलता है कि एटन को अभी भी स्वीकार किया जाता था। लेकिन कई साक्ष्य बताते हैं कि उसका दरबार पारंपरिक धर्म के साथ एटेनिज्म को समेटने की कोशिश कर रहा था, और उसके शासनकाल के पहले 4 वर्षों के दौरान अमरना में गतिविधि कम हो गई। इन वर्षों में अखेनाटेन की नीतियों में नाटकीय उलटफेर हुए, जो राजा की कम उम्र को देखते हुए उनके सलाहकारों द्वारा उकसाए गए होंगे। तूतनखातेन के शासनकाल के 3रे वर्ष में उसका नाम बदलकर तूतनखामुन कर दिया गया, और उसकी रानी का नाम बदलकर अखेसेनमुन कर दिया गया। पुनर्स्थापना स्तंभ, जो संभवतः तूतनखामुन के शासनकाल के 4थे वर्ष का है, अमरना काल को आपदा के समय के रूप में दर्शाता है, जिसमें कहा गया है कि एलिफेंटाइन से लेकर डेल्टा के दलदलों तक के मंदिर और देवी देवताओं की संपत्तियां बर्बाद हो गई थीं। यदि आप किसी देवता से सलाह मांगते हैं तो वह आपकी बात नहीं मानता, और यदि आप किसी देवी से भी इसी तरह बात करते हैं तो वह आपकी बात नहीं मानती। स्तंभ पारंपरिक पंथों के पुनर्निर्माण की घोषणा करता है। पुजारी और मंदिर कर्मचारियों के अन्य सदस्यों को उनके पूर्व पदों पर बहाल कर दिया गया। लगभग इसी समय शाही दरबार ने अमरना को त्याग दिया। मेम्फिस शाही प्रशासन की मुख्य सीट बन गई, जिसने अखेनाटेन के पूर्ववर्तियों से चली आ रही उस प्रवृत्ति को जारी रखा जिसमें देश को थिब्स के अधिक बाहरी स्थल के बजाय उस केंद्रीय स्थान से प्रशासित किया जाता था। अम्मुन को मिस्र के प्रमुख देवता के रूप में बहाल करने के साथ थिब्स एक बार फिर धार्मिक गतिविधि का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। तूतनखामुन ने 2 महत्वपूर्ण पंथों के पुरोहितीय आदेशों को समृद्ध और संपन्न बनाया। अमरना काल के दौरान क्षतिग्रस्त हुए पुराने स्मारकों के लिए एक जीर्णोद्धार प्रक्रिया शुरू की और अपने पिता के अवशेषों को किंग्स की घाटी में फिर से दफनाया। उनकी उम्र को देखते हुए राजा के पास संभवतः सलाहकार थे, जिनमें संभवतः अय, जो तूतनखामुन के उत्तराधिकारी थे, और जनरल होरेमहेब, अय के संभावित दामाद और उत्तराधिकारी शामिल थे। होरेमहेब ने दर्ज किया है कि राजा ने कानून बनाए रखने के लिए उन्हें वंशानुगत राजकुमार के रूप में भूमि का स्वामी नियुक्त किया। उन्होंने युवा राजा को शांत करने की उनकी क्षमता पर भी ध्यान दिया
जब उनका गुस्सा भड़क गया। अपने तीसरे शासनकाल में तूतनखामुन ने अपने पिता के शासनकाल में किए गए कई परिवर्तनों को उलट दिया। उसने एटन देवता की पूजा समाप्त कर दी और अमुन देवता को पुनः सर्वोच्चता प्रदान की। अमुन पंथ पर प्रतिबंध हटा लिया गया और उसके पुरोहितत्व को पारंपरिक विशेषाधिकार बहाल कर दिए गए। राजधानी को वापस थेब्स ले जाया गया और अखेतेटन शहर को छोड़ दिया गया। पारंपरिक पंथों की बहाली के हिस्से के रूप में राजा ने निर्माण परियोजनाएं शुरू की, विशेष रूप से थेब्स के कर्नाक में, जहां उन्होंने मठ के मंदिर की ओर जाने वाले स्फिंक्स एवेन्यू का निर्माण किया। स्फिंक्स मूल रूप से अखेनाटेन और नेफ्रतिथि के लिए बनाए गए थे। उन्हें नए मेढ़े के सिर और राजा की छोटी मूर्तियां दी गईं। लक्सर मंदिर में उन्होंने अमेनहोटेप तृतीय के प्रवेश द्वार की सजावट पूरी की। उन्होंने बेहतरीन धातुओं और पत्थरों से देवताओं की नई मूर्तियां बनवाईं और लेबनान के बेहतरीन देवदार से नए जुलूस के जहाज बनवाए और उन्हें सोने और चांदी से अलंकृत करवाया। सैन्य अभियान। अखेनातेन के शासनकाल के बाद देश आर्थिक रूप से कमजोर और उथल-पुथल में था। अन्य राज्यों के साथ राजनयिक संबंधों की उपेक्षा की गई थी और तूतनखामुन ने उन्हें बहाल करने की कोशिश की, विशेष रूप से मितानी के साथ। उनकी सफलता का सबूत उनके मकबरे में पाए गए विभिन्न देशों के उपहारों से मिलता है। बेहतर संबंधों के लिए उनके प्रयासों के बावजूद न्यूबियन और एशियाई लोगों के साथ लड़ाई उनके थेब्स के शवगृह मंदिर में दर्ज की गई, दोनों ही मिस्र की जीत थीं। इसके अलावा जहां तक झांत है, तूतनखामुन का सैन्य शासन अपराजित था और प्राचीन मिस्र के इतिहास में कई अन्य अपराजित शासनों में से एक है। तूतनखामुन ने किस हद तक लड़ाई में भाग लिया, ये एक खुला प्रश्न है और इस पर शोधकर्ताओं के बीच अभी आम सहमति नहीं बन पाई है। एक ओर उसके मकबरे में व्यापक सैन्य हथियार जैसे धनुष, खोपेश तलवारें, खंजर, कलाई के गार्ड, गदा, ढाल और एक क्लब मिले हैं, जो यह सुझाव देते हैं कि उसके पास व्यापक हथियार प्रशिक्षण था। कुछ कल्पनाएं, हालांकि संभवतः आलंकारिक हैं, तूतनखामुन को युद्ध में सीधे भागीदार के रूप में दर्शाती हैं, जैसे कि उसकी मकबरे में चित्रित खजाने की पेटी पर ग्राफिक युद्ध चित्रण। अन्य कलाकृतियां जैसे कि 9 धनुष के पायदान, दुश्मनों को दर्शाती चलने वाली छड़ियां और सैंडल, और दुश्मनों के खिलाफ रथ पर तीरंदाजी के दौरान उसका एक सोने की पत्ती वाला चित्र भी यह सुझाव देता है कि वह मिस्र के अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल था। स्वास्थ्य। तूतनखामुन के दफन कक्ष की उत्तरी दीवार के दृश्य। बाईं ओर तूतनखामुन अपनी आत्मा का एक पहलू के साथ मृतकों के देवता ओसिरिस को गले लगाता है। बीच में तूतनखामुन देवी नट का अभिवादन करता है। दाईं ओर आय तूतनखामुन के लिए मुंह खोलने का प्रदर्शन कर रही है। तूतनखामुन के स्वास्थ्य और समय से पहले मृत्यु के बारे में विवरण पर काफी बहस होती है। सबसे हालिया अध्ययन से पता चलता है कि तूतनखामुन की हड्डी में परिगलन और संभवतः क्लबफुट था, जिसके कारण उसे सहायक छड़ियों पर निर्भर होना पड़ा। यह सिद्धांत विवादित है, क्योंकि न तो छड़ियां और न ही उसके सैंडल उस तरह के घिसाव को दर्शाते हैं जिसकी अपेक्षा की गई थी। उसे स्कोलियोसिस सहित अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी थीं और उसे मलेरिया के कई प्रकार हो गए थे। संभवतः मलेरिया के कारण पैर टूटने से होने वाली जटिलताओं के कारण उसकी मृत्यु हुई। तूतनखामुन का शरीर दुबला पतला था और उसकी लंबाई लगभग 167 सेंटीमीटर 5 फीट 6 इंच थी। तूतनखामुन की खोपड़ी की सीटी जांच से उसके दांतों की स्थिति बहुत अच्छी होने का पता चला। उसके आगे के दांत बड़े थे और थुतमोसिड शाही वंश की विशेषता ओवरबाइट थी, जिससे वह संबंधित था। उसकी कब्र में पाए गए कपड़ों का विश्लेषण, विशेष रूप से उसके लंगोटी और बेल्ट के आयामों से संकेत मिलता है कि उसकी कमर पतली और कूल्हे गोल थे। कला में उनके असामान्य चित्रण और उनकी असामयिक मृत्यु दोनों को समझाने के प्रयासों में यह सिद्धांत बनाया गया है कि तूतनखामुन को गायनेकोमास्टिया, मार्फन सिंड्रोम, विल्सन टर्नर एक्स लिंक्ड बौद्धिक विकलांगता सिंड्रोम, फ्रॉलिच सिंड्रोम, एडिपोसोजेनिटल डिस्ट्रोफी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एंड्रोजन असंवेदनशीलता सिंड्रोम, सैगिटल क्रानियोसिनोस्टोसिस सिंड्रोम के साथ एरोमैटिज एक्सेसिस सिंड्रोम, एंटले बिक्सलर सिंड्रोम या इसका कोई एक प्रकार था। यह भी सुझाव दिया गया है कि उन्हें टेम्पोरल लोब मिर्गी विरासत में मिली थी, ताकि उनके परदादा थुटमोस चतुर्थ और पिता अखेनाटेन की धार्मिकता और उनकी असामयिक मृत्यु को समझाया जा सके। हालांकि इस निदान में सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। जनवरी 2005 में तूतनखामुन की मम्मी का सीटी स्कैन किया गया था। परिणामों से पता चला कि युवा राजा के पास आंशिक रूप से फटा हुआ कठोर तालू था और संभवतः स्कोलियोसिस का हल्का मामला था। इसके अतिरिक्त उन्हें हाइपोफैलेंगिज्म के साथ एक सपाट दाहिने पैर का निदान किया गया था, जबकि उनके बाएं पैर में क्लबबेड था और दूसरे और तीसरे मेटाटार्सल, फ्रीबर्ग रोग,
या कोहलर रोग द्वितीय की हड्डी नेक्रोसिस थी। हालांकि क्लबफुट निदान विवादित है। इसके बजाय जेम्स गैम्बल सुझाव देते हैं कि यह स्थिति तूतनखामुन के कोहलर रोग द्वितीय के कारण होने वाले दर्द के कारण आदतन अपने पैर के बाहरी हिस्से पर चलने का परिणाम है। इस सिद्धांत का हवास की टीम के सदस्यों द्वारा खंडन किया गया है। हालांकि उनमें से किसी में भी आवश्यक सहायता के लिए अपेक्षित घिसाव नहीं दिखा। जहां मौजूद उनके चप्पलों पर घिसाव दोनों पैरों पर समान है। इतनी संख्या में छड़ियों की उपस्थिति अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि प्राचीन मिस्र में बैंत स्थिति का प्रतीक थे। एसटीआर विश्लेषण के माध्यम से आनुवंशिक परीक्षण ने गायनेकोमास्टिया और क्रेनियोसिनोस्टोसिस जैसे एंटले बिक्सलर सिंड्रोम या मार्फन सिंड्रोम की परिकल्पना को खारिज कर दिया। प्लास्मोडियम फाल्सिपेरम के लिए विशिष्ट स्टीवोर, AMAN या एमएसपिन जीनों के लिए आनुवंशिक परीक्षण से तूतनखामुन सहित 4 मम्मियों में मलेरिया ट्रॉपिका के संकेत मिले। ये वर्तमान में बीमारी का सबसे पुराना ज्ञात आनुवंशिक प्रमाण है। सीटी स्कैन से यह भी पता चला कि उसके बाएं पैर में कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ था। फ्रैक्चर के टेढ़े मेढ़े किनारों के आधार पर आधुनिक क्षति के परिणाम स्वरूप होने वाली इस चोट को खारिज कर दिया गया। आधुनिक क्षति में तीखे किनारे होते हैं। फ्रैक्चर के भीतर एम्बलमिंग पदार्थ मौजूद थे, जो यह संकेत देते थे कि यह एक खुले घाव से जुड़ा था। उपचार के कोई संकेत मौजूद नहीं थे। दोस्तों, वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन वैंडमेट्रम।